चलिए, आज का टॉपिक हमारा एक पेंडिंग रह गया था हमारा वेल हाइड्रोलिक्स ना। तो आज हम पहले वेल हाइड्रोलिक्स कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेल हाइड्रोलिक्स बेसिकली आपका यार सॉइल में भी है, आपका फ्लूइड में भी है, मतलब इरिगेशन में भी है आपका, और इसके अलावा ये आपका जब आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, रॉ वाटर ट्रीटमेंट, उसमें भी बेसिकली एज अ सोर्स ऑफ वाटर ये टॉपिक उसमें भी आता है, ठीक है ना। तो किसी एक में भी पढ़ लो, आपका तीनों में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है, वेल हाइड्रोलिक्स। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। अब आपका ग्राउंड वाटर जो जोन्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी, बेसिकली इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जोन्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आपके अलग अलग जोन्स हैं आपके ग्राउंड वाटर के, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका, टॉप पे आता है, दैट इज रूट जोन, दैट इज रूट जोन, राइट, दैट इज रूट जोन। सेकंड आता है आपका, सेकंड हम बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन। Third is your intermediate, second is the intermediate zone. Third is capillary water zone. Capillary water zone. Fourth is the most important one. That is groundwater zone. That is ground water zone. And the last is internal water, जो rocks के अंदर आपका जमा होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। दैट इज इंटरनल वाटर, ठीक है। अब इसमें आपने चीजों में क्या क्या ध्यान रखना कि हर एक जोन में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, ठीक है। हर एक जोन में आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है। तो रूट जोन में क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पे इरिगेशन भी करते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब आपकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। इट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 1। इंटरमीडिएट जोन में इट इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट। और कैपिलरी वाटर जोन कौन सा हुआ, जो ग्राउंड वाटर से अंडर द एक्शन ऑफ कैपिलरी जो आपका वाटर राइज कर रहा है वो क्या बनाता है, आपका कैपिलरी वाटर जोन। तो दैट मींस यहाँ पे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी ये होगी 1, ये होगी 1। ग्राउंड वाटर जोन है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे भी जो आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा ये पोर्शन है आपका रूट जोन से लेके आपका ग्राउंड वाटर जोन तक, आपका रूट जोन से लेके ग्राउंड वाटर जोन तक, इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन, और आपका जो ये ग्राउंड वाटर वाला जोन है, इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन, saturation,
जोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, ठीक है। क्लियर इस चीज, ठीक है। ये आगे जोन ऑफ एरेशन एंड ये आगे आपका जो ग्राउंड वाटर वाला आ गया, दैट इज योर जोन ऑफ सैचुरेशन, दैट इज योर जोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना, एक चीज का और ध्यान रखना, जो आपका ग्राउंड वाटर जोन है, जो इसकी सरफेस है आपकी, ध्यान रखना, जो ग्राउंड वाटर की जो सरफेस होती है, जो surface of groundwater, it is always under atmospheric condition या hydrostatic conditions, ठीक है। it is always under atmospheric pressure, is always under atmospheric pressure, right? क्लियर चीज, ठीक है। तो ये अलग अलग जोन है हमारे किसकी आ गई, ग्राउंड वाटर की। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, दैट इज योर जोन ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि यही दिस एक्ट्स एज सोर्स ऑफ वाटर, यही हमारा सोर्स ऑफ वाटर एक्ट करता है, यही हमारा सोर्स ऑफ वाटर एक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आप अगर आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तो ये आपका क्या होगा, इट विल बी दिस विल बी सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। यहाँ से आप वाटर एक्सट्रैक्ट करके अपना आप जो भी है अपना वाटर ट्रीटमेंट करके आप इसको एज अ डोमेस्टिक वाटर इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया अलग अलग जोन। अब ग्राउंड वाटर में भी बेसिकली आपका वाटर कितना जमा हो रहा है, कितनी इसमें ग्राउंड वाटर का लेवल राइज कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका सरफेस से जो वाटर इनफिल्ट्रेट कर रहा है कहाँ पे ग्राउंड वाटर तक। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो वाटर आपका ग्राउंड वाटर जोन तक रीच कर रहा है, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, पहली प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज योर पोरोसिटी, राइट, पोरोसिटी, राइट। तो ये तो आपने पढ़ा होगा सॉइल में, व्हाट इज पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होती है, व्हाट इज पोरोसिटी, voids to the total volume, volume of y to the total volume, वॉल्यूम ऑफ वाट्स टू, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाट्स टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये तो आगे फॉर्मूला। तो पोरोसिटी बेसिकली क्या होती है, इट इज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज द वाटर स्टोरेज capacity of the soil, it is the water storage capacity of the soil, या मतलब कोई भी मीडियम है जो आपका रॉक्स मीडियम जो भी आपका सॉइल, और हम उसको ऐसे लिखते हैं मीडियम, राइट। क्लियर है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पोरोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, n, किससे, नीटा से n बोलो, नीटा से। तो इट इज बेसिकली VV upon total V, अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, VV अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। एक तो इस पे डिपेंड करता है आपका कितना वाटर आपका ग्राउंड वाटर में रीच कर रहा है। सेकंड डिपेंड करता है, देखो दो ही मेन प्रॉपर्टीज हैं, एक है पोरोसिटी, दूसरी है परमिएबिलिटी, राइट। व्हाट इज परमिएबिलिटी, बता सकते हैं मेरे को, व्हाट इज परमिएबिलिटी, पोरोसिटी तो हो गया कि कोई एक मीडियम अपने अंदर कितना वाटर स्टोर कर रहा है, देखो सिर्फ स्टोरेज से आपका पानी ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखना, स्टोरेज से पानी आपका ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचेगा, जब तक उसको रास्ता नहीं मिलेगा चलने का, तब तक आपका वाटर जो है ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचेगा, राइट। तो परमिएबिलिटी क्या होगी, बेसिकली परमिएबिलिटी क्या है, it is the property of a medium to permit the flow of fluid through it, उसके अंदर से राइट। परमिएबिलिटी हो गया मोशन, पोरोसिटी हो गया स्टोरेज, एंड परमिएबिलिटी इज द मोशन, ठीक है ना। इट इज द परमिशन एक टाइप की, हाँ, इट इज द प्रॉपर्टी of medium, is the property of medium to permit
permit the flow of fluid through its कहाँ से फ्लो करता है? इंटरकनेक्टिंग voids through its interconnecting voids, right? क्लियर है चीज? ठीक है, जब तक पानी फ्लो नहीं करेगा तब तक कहाँ ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचेगा, राइट? क्लियर है? तो इसको हम परमेबिलिटी को यूजुअली हम डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से। इसको हम डिनोट यूजुअली करते हैं किससे? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, राइट? उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है आपका के, ठीक है? उसका सिंबल है के। इसको यूजुअली हम यूज करते हैं, परमेबिलिटी को हम यूजुअली यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसका सिंबल है आपका के, ठीक है? जिसका सिंबल है आपका के, ठीक है? नेक्स्ट आता है देखो, अब जितना भी वाटर है आपका बेसिकली जितना भी आपका सॉइल में जो वाटर होता है आपका, जो वॉइड्स के अंदर है, वो सारा का सारा ड्रेन नहीं होता, वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचता। कुछ बेसिकली उस वॉइड्स के अंदर, उन वॉइड्स के अंदर आपका क्या जमा हो जाता है, ठीक है ना? कुछ उन वॉइड्स के अंदर जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ पता है ये एडहेजन के कारण, राइट? बिकॉज ऑफ योर अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट? सारा पानी नीचे नहीं पहुंच पाता, ठीक है? तो इसीलिए हमारी कुछ टर्म्स आती हैं जिसे हम बोलते हैं, थर्ड इज योर स्पेसिफिक यील्ड, नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक, बोलो सर सॉइल की कोहेजन बोलो। फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा उसकी परमिएबिलिटी? किसके ऊपर? कोहेजन फोर्स के ऊपर? हाँ हेलो, नहीं, कोहेजन यस पे सर, क्यों ये डिपेंड करेगा? कोहेजन तो हो गया आपका अपनी आप विद इन जो सेम मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी। सॉइल की कोहेजन पे वो क्यों डिपेंड करेगा? एडिशन एडहेजन एडिशन के ऊपर एडिशन डिपेंड करेगा। एडिशन सॉरी एडिशन। हाँ, एडहेजन के ऊपर डिपेंड, वही वही बता रहा हूँ ना। अभी ये स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, दो टर्म्स आएंगी, वो अच्छा एडहेजन के ऊपर डिपेंड करती है, वही बताने लगा हूँ मैं, ठीक है? यस सर यस नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक यील्ड, YS, X इज योर स्पेसिफिक यील्ड। अब स्पेसिफिक यील्ड क्या आ गया? स्पेसिफिक यील्ड आ गया आपका, इट इज डिफाइंड एज, अब देखो वाटर आया आपका सॉइल के अंदर एंटर किया, अब उसमें से कितना वाटर आपका ग्रेविटी के कारण आपका ग्राउंड वाटर में एंटर कर रहा है, दैट इज योर स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है ना? इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर drained by the gravity to the quantity of soil drained, कितनी सॉइल में से वाटर ड्रेन हुआ है। तो बेसिकली YS किसके बराबर आ गया? स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू YS is equal to quantity of water, क्वांटिटी ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है ना? क्वांटिटी ऑफ वाटर drained by gravity to the quantity of soil drained, right? इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, volume of water drained upon
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट, VD by V इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा मैंने, ठीक है। ये तो हो गया कितना वाटर ग्रेविटी ने ड्रेन कर दिया, मतलब कितना वाटर आपका ग्राउंड वाटर में पहुंच गया। अब मैंने जैसे आपको बताया सारा का सारा वाटर तो पहुंचेगा नहीं, कुछ बिकॉज ऑफ एडेजन सॉइल के वॉइड्स के अंदर क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, सॉइल के वॉइड्स के अंदर रिटेन हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन। और आपने एक इरिगेशन इंजीनियरिंग में एक टर्म पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, कि मतलब ड्रेनेज होने के बाद जो वाटर आपका सॉइल में रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिटेंशन और फील्ड कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई आर से। इरिगेशन की बात करेंगे तो एफसी से डिनोट करेंगे, अगर हम वेल हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर डिनोट हम करेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन वाई आर। तो वाई आर क्या है बेसिकली, वाई आर व्हाट इज स्पेसिफिक रिटेंशन, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, कितना पानी को सॉइल ने रोक के रखा है, रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी to the quantity of soil drained right, so that means specific retention किसके बराबर है, YR, that means specific retention YR is equal to volume of water retained upon total volume of soil drained, right। yield हो गया कितना वाटर ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, और स्पेसिफिक रिटेंशन हो गया कितना वाटर बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्सेस आपका जो वाटर है वो आपका सॉइल ने पकड़ के रखा, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट कितना वाटर सॉइल ने अपने साथ रिटेन करके रखा, कितना वाटर सॉइल ने रिटेन करके रखा। इस वाटर को हम जो ये रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी है, ध्यान रखना, इसको हम पेलिक्यूलर वाटर भी बोलते हैं, पेलिक्यूलर वाटर, जो पानी की जो सॉइल के वॉइड्स में जमा रहता है अगेंस्ट ग्रेविटी, जो वाटर आपका सॉइल के वॉइड्स में आपका रिटेन्ड रहता है अगेंस्ट ग्रेविटी, उसे हम पेलिकुलर वाटर भी बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का सम करूं, अगर मैं स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इन दोनों का सम करूं, इनको ऐड करूं, राइट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, व्हाट इज स्पेसिफिक यील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब जितना पानी उसमें आया उसमें से कितना उस पानी का कुछ हिस्सा आपका ड्रेन हो जाएगा और कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, राइट। एंड YR इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम और इसको मैं अगर ऐसे भी लिखता हूँ VD अपॉन VR अपॉन टोटल वॉल्यूम। Yes, sir. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, Total volume. प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर Total volume. राइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, VW by V। वो पानी के कुछ हिस्सा ड्रेन हो गया और आधा मतलब कुछ पार्ट उसका ड्रेन हो गया और बाकी का पार्ट उसका क्या हो गया, रिटेन हो गया, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर if degree of saturation, अगर
अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, अगर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 के बराबर है, दैट मींस इसका मतलब क्या होगा? अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 के बराबर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है? Volume of voids is equal to volume, total अगर volume. डिग्री ऑफ सैचुरेशन volume of water present in volume of एग्जैक्टली void. एग्जैक्टली देखो Maximum water retained by the void, soil. exactly volume of water, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, इसका मतलब सारे के सारे, देखो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, इसका मतलब सारे के सारे वॉइड्स जो है वो पानी से भरे हुए हैं। Yes, अगर sir. आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, इसका मतलब सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। Voids. अगर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्यों सारे वॉइड्स में क्या आपका पानी भरा हुआ है। Pani. That means my specific yield plus specific retention is equal to volume of void water की जगह मैं volume of voids लिख सकता हूँ, ये इसकी जगह मैं volume of voids लिख सकता हूँ, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, राइट। वॉल्यूम voids अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल सॉइल, राइट। अब ये VV अपॉन V किसके बराबर बन गया? Porosity. अब ये VV अपॉन porosity के बराबर, exactly this becomes equal to porosity. That means if degree of saturation is equal to 1, that means if degree of saturation is equal to 1, that means specific sum of specific yield and specific retention is equal to porosity, राइट। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, सीधे आपको वैल्यूज दी होती है। अगर ये रिलेशन पता हो, ये वाला रिलेशन पता हो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अगर ये आपको ये कंडीशन आपको लगानी है, तो ध्यान रखना डिग्री ऑफ सैचुरेशन शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है चीज सबको? स्पेसिफिक यील्ड समझा, स्पेसिफिक रिटेंशन समझा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, अब अलग अलग इन सॉइल की प्रॉपर्टीज के अलग हिसाब से आपकी जो अलग अलग फॉर्मेशंस बनती हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बनती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। नेक्स्ट इज डिफरेंट जियोलॉजिकल formations on the basis of properties of soil, on the basis of properties of medium। ठीक है, डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ठीक है ना, तो अब आपका जो मीडियम है, हमें किस हिसाब से वाटर दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उस हिसाब से हमारी क्या होता है, अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बनती है, जिसको हम जनरली हमने एक्यूफर्स बोलते हैं हमें। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूफर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इज योर एक्यूफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, क्योंकि यही एक ऐसी फॉर्मेशन है जहां से हमें वाटर मिलता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन इज योर एक्यूफर्स। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन व्हिच आर बोथ पोरस एंड परमिएबल। ठीक है, देखो पोरस एंड परमिएबल मतलब वाटर इसके अंदर एंड मतलब ये वाटर रिटेन भी करता है और वाटर इसके थ्रू फ्लो भी करता है, राइट। तो दिस इज द मेजर सोर्स जहां से हमें क्या मिलता है, आपका वाटर मिलता है। ठीक है ना, तो एक्यूफर्स आर दीज आर द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस which are porous as well as
as permeable, porous as well as permeable, comma, hence sufficient discharge is available through them, राइट राइट। देखो डिस्चार्ज निकालने के लिए ये दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, पोरस भी होना चाहिए और परमिएबल भी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी, इन दोनों में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है। पोरस नहीं होगा तो वाटर रिटेन नहीं करेगा, परमिएबल नहीं करेगा, परमिएबल नहीं होगा तो वाटर उसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा। तो इनमें से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी, इन दोनों में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दैट मींस डिस्चार्ज cannot be drawn through these aquifers, ठीक है। तो aquifers क्या हो गए? These are the geological formation which are porous as well as permeable and sufficient discharge is available through them, ठीक है। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है aquifers की। There are further of two types, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा। एक आ गया आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर, एक आ गया आपका कन्फाइंड एक्यूफर, राइट। एक आ गया अनकन्फाइंड एक्यूफर और एक आ गया कन्फाइंड एक्यूफर, राइट। क्या डिफरेंस समझ आ रहा है आपको यहाँ से? इन दोनों में से इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्यूफर में नाम से भी समझ ही आ रहा है यार, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। कन्फाइंड दो हार्ड स्ट्रेटा के बीच में, बाउंड्रीज हार्ड जो कोई हार्ड स्ट्रेटा के बीच में होगा वो कन्फाइंड होगा, वो कन्फाइंड। एग्जैक्टली, कन्फाइंड मतलब किसी चीज को कन्फाइन करके रखना, दबा के रखना। मतलब कन्फाइंड एक्यूफर वो हो गया जो दो इम्परमिएबल स्ट्राटास के बीच में, जो आपका एक्यूफर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड एक्यूफर। अनकन्फाइंड क्या हो गया? जिसकी जो टॉप सरफेस है वो एक्ट करती है, विच इज नॉट कन्फाइंड। जो टॉप सरफेस है जिसकी बेसिकली वो एक्ट करती है एज अ वाटर टेबल, ठीक है ना। जिसकी टॉप सरफेस इज अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो बेसिकली एक्यूफर्स के आगे अब आप दो टाइप के एक्यूफर्स आ गए आपके, ठीक है। दो नहीं, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। तीसरा आता है आपका ये पर्ज्ड वाटर टेबल एक्यूफर, ठीक है। इसका बताता हूँ बाद में पर्ज्ड एक्यूफर क्या, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ एक्यूफर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्यूफर की बात करते हैं। फर्स्ट आ गया आपका, फर्स्ट इज unconfined aquifer, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्यूफर कौन सा आ गया? these are the formation in which water table serves as the upper zone of saturation, मतलब जिसकी जो टॉप सरफेस है, these are the aquifers in which water table acts as the top surface, ठीक है ना। and water present in these formations is subjected to hydrostatic or atmospheric
atmospheric pressure conditions. Pressure conditions. ठीक है ना, water present in these formations is subjected to hydrostatic or atmospheric pressure conditions. Right? Clear है चीज? ये आ गया unconfined aquifer. Next आता है confined aquifer. Confined aquifer क्या हो गया? जो दो impermeable layers के बीच में, जो दो impermeable layers के बीच में जो water आपका confined है, जो water आपका pressed है, उसे हम बोलते हैं confined aquifer. इसका मतलब क्या हुआ कि this water is not under hydrostatic or atmospheric pressure. ये इसके अंदर जो प्रेशर है that is more than your atmospheric pressure. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये है क्या, दो लेयर्स के बीच में क्या हुआ, दबा हुआ देखो इस डायग्राम में भी देखो, अगर मैं कंफाइंड एक्विफर की बात करूं, इधर जो हमने ये वेल बनाया है वाटर टेबल, इसका नाम क्या है देखो, वाटर टेबल वेल, मतलब इसका जो वाटर लेवल है वो ये रहा वाटर लेवल इसका, जितना हमारा वाटर टेबल है, उतना ही क्या होगा, वाटर का लेवल होगा किसमें, इस वेल में. लेकिन अब अगर कंफाइंड एक्विफर की बात करूं, यहाँ पे जो हमारे वाटर है, हमारा वाटर है, देखो ये जो डॉटेड सरफेस ये दिख रहा है, डैश ये दिख रहा है डॉटेड, ये दिख रहा है, दिस इज योर पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस या पीजोमेट्रिक हेड, राइट, पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस या फिर पीजोमेट्रिक हेड. इसका मतलब जब हम एक कन्फाइंड एक्विफर में वेल बनाएंगे, इसका जो वाटर होगा, इट विल राइज अप टू दिस सरफेस. मतलब जो ये आर्टिजन वेल है, यहाँ पे जो आपका वाटर लेवल आएगा वो यहाँ तक आएगा इसका वाटर लेवल, राइट. और जो ये वाला फ्लोइंग आर्टिजन वेल है, क्योंकि आपका जो पोटेंशियोमेट्रिक हेड है, जो पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस है, इट इज above the mouth of this well. इसका मतलब इसके अंदर से जो वाटर होगी, वाटर ने राइज कहाँ तक करना है, पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस तक करना है या पीजोमेट्रिक हेड तक करना है. वाटर ने तो राइज पीजोमेट्रिक हेड तक करना है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वाटर होगा, इट विल कंटिन्यूअसली फ्लो आउटवर्ड्स. इसमें से पानी जो होगा वो बाहर निकलता रहेगा. इसको हम बोलते हैं फ्लोइंग आर्टिजन वेल. मतलब यहाँ से जो वाटर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहेगा. क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका जो पीजोमेट्रिक हेड है, इट इज अबव द माउथ ऑफ दिस वेल. तो इसका मतलब क्योंकि आपका जो वाटर है, इट इज अंडर प्रेशर. कंफाइंड एक्विफर का मतलब है कि इट इज अंडर प्रेशर, क्योंकि दो कंफाइनिंग लेयर्स के बीच में है. तो इसका मतलब इधर जो प्रेशर, हाँ बोलो सर, ये किस्म की ये कैविटी बनी होती है ना माउंटेन्स के बीच में या हार्ड सरफेसेस के बीच में, फ्लो जहाँ से आ रहा है राइट साइड में. देखो आपके पहाड़ी इलाकों में वो होते हैं ना, बाउली वगैरह होती है, बाउली जो होती है जिनको हम बोलते हैं, समझ रहे हो, जहाँ पे पानी जो आता है, स्प्रिंग्स जो होते हैं आपके, नेचुरल स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं, वो यही तो होते हैं आपके बेसिकली. तो पहाड़ी इलाकों में बाउली वगैरह होते हैं ना, बाउली बनी हुई है, बाउली जो आपका पानी निकलता रहता है, तो हम वो चश्मे बोलते हैं, जिसको चश्मे नाग, ठीक है ना, वो यही तो होता है. यस सर. क्या कश्मीरी में नाग बोलते हैं. तो यही तो होता है बेसिकली. शायद नाम मेरे को नहीं पता, नाग बोलते होंगे. तो वो जो पानी निकलता रहता है बेसिकली, वो यही तो है बेसिकली. लेकिन अब हमने यहाँ पे डायग्राम में देख लिया, वहां पे प्रैक्टिकली देखते हैं वहां पे, और हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लिया. बेसिकली वो जो वाटर होता है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कंफाइंड एक्विफर, क्योंकि प्रेशर वहां पे ज्यादा है, वाटर इज कंप्रेस्ड अंडर प्रेशर. तो वाटर को जहां से जगह मिलेगी वो वहां से बाहर आ जाएगा. अनकन्फाइंड एक्विफर में क्या होता है, बेसिकली वाटर इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, वो बेसिकली अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, राइट. तो वो आपका प्रेशर, क्योंकि अब वहां पे आपका वाटर का जो प्रेशर है और जो ऊपर से जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दोनों बराबर है. तो इसका मतलब वाटर ना तो राइज करेगा ना तो फॉल करेगा. लेकिन जो आपका आर्टिजन वेल होगा, वहां पे क्या, इट इज अंडर कन्फाइंड प्रेशर, वहां पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वाटर क्या करेगा, आपका राइज करेगा. तो दैट मींस सेकंड आ गया. सेकंड इज योर सर, थोड़ा सा नीचे स्क्रीनशॉट लें इसका. कन्फाइंड एक्विफर. एक मिनट अभी दे रहा हूं.
second is your confined aquifer. ओके सर, थैंक यू। ठीक है, confined aquifer क्या हो गया, इसमें जो वाटर है इट इज सब्जेक्टेड टू एडिशनल प्रेशर, ठीक है ना। These are the geological formations in which water is subjected to additional confining pressure. Additional confining pressure. तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो वाटर है it is under a pressure which is higher than atmospheric pressure. It is under a pressure which is higher than atmospheric pressure. Atmospheric pressure से pressure ज्यादा है, so that means water will automatically rise in the confining well. जो wells बनेंगी आपका क्या होगा, water automatically rise करेगा, ठीक है ना। तो इन एक्यूफर्स में जो हमारे वेल्स बनेंगे, हम जो वेल्स लगाएंगे उसमें क्या होगा, वाटर ऑटोमेटिकली राइज करेगा। अब डिपेंड करता है आपकी पीजोमेट्रिक हेड की लोकेशन, क्या वो फ्लोइंग वेल बन रहा है या फिर आपका क्या बन रहा है, आर्टिजन वेल, ठीक है ना। अगर तो जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी पोटेंशियोमेट्रिक हेड जो है इट इज एक इस वाले फॉर दिस वेल आपका जो पोटेंशियोमेट्रिक हेड है वो इसके माउथ से नीचे है, तो इसका मतलब जो वाटर होगा वो सिर्फ यहाँ तक राइज करेगा, सिर्फ यहाँ तक राइज करेगा, इधर तक। लेकिन जो ये फ्लोइंग आर्टिजन वेल है, यहाँ पे जो पोटेंशियोमेट्रिक आपका जो ये हेड है, जो ये पोटेंशियोमेट्रिक हेड है, इट इज अबव द माउथ ऑफ द वेल। इसका माउथ यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियोमेट्रिक हेड ऊपर है, तो दैट मींस वाटर विल ऑटोमेटिकली फ्लो आउट ऑफ दिस वेल। इसे हम बोलेंगे फ्लोइंग आर्टिजन वेल, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये आगे कन्फाइंड एक्यूफर। थर्ड आता है, थर्ड एक और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आती है जिसे हम बोलते हैं पर्ज्ड एक्यूफर। थर्ड अनदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं PERCHED, पर्ज्ड एक्यूफर। ठीक है, पर्ज्ड एक्यूफर क्या है बेसिकली, जैसे लेट्स सपोज पर्ज्ड एक्यूफर क्या है, एक टाइप की समझ लो, किसी ने आपकी परवियस सॉइल के अंदर क्या रख दिए, एक रख दिया आपने, लेट्स सपोज एक कटोरी रख दी हुई है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अब ध्यान से एक चीज समझना, ये जो पर्ज्ड एक्यूफर है इट इज अबव योर वाटर टेबल। ध्यान से सुनना, देखना इसको चीज, वाटर टेबल है आपका यहाँ पे, वाटर टेबल, दिस इज योर वाटर टेबल, लेकिन वाटर टेबल के ऊपर लेट्स सपोज एक इम्परमिएबल फॉर्मेशन है इन द शेप ऑफ अ बाउल, ठीक है। क्लियर चीज, आपकी वाटर टेबल के ऊपर एक आपकी क्या है, एक आपकी इम्परमिएबल फॉर्मेशन है, इन द शेप ऑफ अ बाउल। अब जो वाटर आपका यहाँ से टॉप से सीप करेगा, मतलब ये सारा हर जगह से सीप कर रहा है वाटर, लेकिन जो वाटर इधर से यहाँ से सीप करेगा वो आके कहाँ जमा जाएगा, इसके अंदर, वो कहाँ जमा हो जाएगा, इसके अंदर, राइट। दैट मींस नाउ water is available at a level above your water table, right। मतलब अब यहाँ पे पानी मिल रहा है आपको इस पर्ज्ड एक्यूफर में, is above your water table, मतलब हमें वाटर टेबल से ऊपर ही पानी मिल रहा है, राइट। ऐसे वाटर टेबल को हम क्या बोलते हैं, पर्ज्ड एक्यूफर। ऐसा वाटर टेबल which lies above your water table, above your ground water table, उसे हम बोलते हैं पर्ज्ड एक्यूफर। मतलब यहाँ पे छोटे मोटे हमारे कई जगह के कई बार क्या होता है कि हैंड पंप लगते हैं, छोटे आपके हैंड पंप वगैरह लगते हैं। अब हैंड पंप क्या होता है, वो टॉप सरफेस से जो वाटर को निकालता है, दैट इज योर हैंड पंप, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, आपके हैंड पंप जो लग जाते हैं बेसिकली यहाँ लगते हैं पर्ज्ड एक्यूफर में, जहाँ पे वाटर इज अवेलेबल अबव योर वाटर टेबल, ठीक है ना। तो ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस व्हिच आर अबव योर वाटर टेबल
which are above your water table and retain water such geological formations are called purged aquifers. समझ गए चीज? क्लियर है चीज? purged aquifer, ठीक है. The third is your purged aquifer. ये आ गया impervious geological impervious geological formations impervious geological formations above groundwater table which retain water are called purged aquifer. ठीक है, ध्यान रखना purged aquifer जो होते हैं they lie above your ground water table. जो ground water table से ऊपर लाई करे. देखो अगर ground water table के नीचे चले गए वो तो आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका unconfined aquifer. ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? वो क्या बन जाएगा आपका? unconfined aquifer. वो बन जाएगा आपका unconfined aquifer. राइट, क्लियर है चीज? ये आ गया आपके purged aquifer. ये आगे बेसिकली aquifers के तीन टाइप हमारा कौन सा? unconfined aquifer, confined aquifer, थर्ड आ गया purged aquifer. ठीक है, unconfined एंड purged aquifer. इसके अलावा जो हमारी और आपकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस आती है that is aquiclude. aquiclude. ठीक है, नेक्स्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज योर aquiclude. ठीक है, aquiclude. देखो एक्विफर क्या थे? वो थे आपके पोरस और परमिएबल. जो aquiclude है दिस इज पोरस बट नॉन परमिएबल. ठीक है ना. तो aquiclude के आगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन which is highly porous but non permeable. इसका मतलब क्या हुआ? पोरस है बट परमिएबल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? तो बता सकते हैं मेरे को इसका मतलब क्या हुआ? पानी को एलो नहीं करेगा जाने. ये वाटर स्टोर करता है लेकिन एलो नहीं करता. वाटर देखो वाटर एलो नहीं करेगा. एग्जैक्टली वाटर रिटेन करता है लेकिन उसको पैसेज नहीं देता फ्लो करने का. इसका मतलब इसके अंदर ये ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं जिसके अंदर पानी तो है लेकिन जो हमें डिस्चार्ज नहीं देता. समझ गए? इसके अंदर पानी तो है बट डिस्चार्ज नहीं देगा हमें. ठीक है ना. तो इसकी एग्जांपल्स याद रखना. ठीक है, और भी आपको अगर बुक्स में एग्जांपल कहीं मिलते हैं वो देख लेना. दीस एग्जांपल्स आ गई आपकी जनरली आर्गिलेशियस रॉक्स. Argillaceous rocks like shale. ठीक है, ठीक है. पेपर में जनरली इनके एग्जांपल्स पूछते हैं. एक्यूक्लूड की, एक्यूटार्ड की, एक्यूफ्यूज की एग्जांपल्स पूछ लेते हैं. तो एग्जांपल जहां से मिलती है वो नोट डाउन कर लेना. ठीक है, एक आ गया एक्यूक्लूड. नेक्स्ट आता है आपका एक्विटार्ड. नेक्स्ट इज एक्विटार्ड. ठीक है, एक्विटार्ड भी क्या बेसिकली? ये भी आपका पोरस है लेकिन परमिबिलिटी बहुत कम है. ठीक है ना. दिस इज geological formation which is porous but possesses very low permeability. इसका मतलब क्या हुआ?
परमेबिलिटी बहुत कम है, मतलब ये डिस्चार्ज तो देगा हमें, ये हमें डिस्चार्ज तो देगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत कम होगा, समझे, विच इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, पोरस है, वाटर रिटेन भी कर रहा है, परमेबिलिटी है, बट परमेबिलिटी इज वेरी लो। दैट मींस water seeps through these formations, मतलब हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में डिस्चार्ज नहीं मिलता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आ गई, आपकी सैंडी क्ले। एग्जांपल इज सैंडी क्ले, एग्जांपल आ गई सैंडी क्ले। एंड योर लास्ट इज एक्वीफ्यूज। FUGE, एक्वीफ्यूज। ठीक है, एक्वीफ्यूज के आगे दीज आर द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो ना तो पोरस है ना ही परमेबल, नॉर porous और neither permeable, ठीक है, नॉर पोरस नाइदर परमेबल, ना तो ये वाटर रिटेन करता है, ना ही अपने थ्रू अलाउ करता है। ठीक है, तो एग्जांपल आ गई इसकी, एग्जांपल आ गई आपकी ग्रेनाइट रॉक या क्वार्ट्जाइट, ठीक है, एग्जांपल आ गई ग्रेनाइट रॉक एंड क्वार्ट्जाइट। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो पेपर में जनरली जो क्वेश्चन आता है इनके ऊपर एग्जांपल्स पूछते हैं, तो जितनी मैंने एग्जांपल लगाई है तो ठीक है, इसके अलावा अगर आप नेट पे सर्च करना और जितनी एग्जांपल्स मिलती हैं आपको वो सब नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, तो एग्जांपल कुछ भी पूछेंगे, एग्जांपल बहुत ज्यादा है इसकी, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सॉइल का आपको नाम दे देंगे, पूछेंगे बताओ ये कौन सा है, एक्यूटार्ड है कि एक्यूक्लूड है कि एक्यूफ्यूज है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना, तो एग्जांपल्स आपको जहां से मिलती हैं, जितनी मिलती हैं वो नोट डाउन करो, नेट पे सर्च करो, या अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो उसमें देखो। ठीक है, जो एग्जांपल मिलती है वो लिखते जाना साथ में। ठीक है, तो ये आगे बेसिकली जो अलग अलग टाइप की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, जो अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बनती हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एक्वीफर्स, जहां से हमें एक्चुअल में वाटर डिस्चार्ज सफिशिएंट क्वांटिटी में डिस्चार्ज मिलता है, दैट इज योर एक्वीफर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर वेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वेल्स समझते हैं सारे, क्या होता है वेल समझते हैं? व्हाट इज अ वेल? कुआं। है कुआं। ठीक है, वेल बेसिकली वेल इज नथिंग बट कुआं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब वेल्स आपके दो टाइप के हैं। वेल्स अब हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर shallow well. First is your shallow well and second is deep well. तो shallow well और deep well क्या डिफरेंस होगा दोनों में? shallow well कौन सा होगा? डायमेंशन का पहले फर्क होगा। हाँ, कम सबसे पहले डायमेंशन का फर्क होगा, shallow फिर दूसरा सोर्स ऑफ वाटर का फर्क होगा। राम। देखो जिस नाम से हमें क्या लग रहा है, देखो नाम से हमें क्या समझ आ रहा है, शैलो हो गया जिसकी डेप्थ कम है और डीप हो गया जिसकी डेप्थ ज्यादा है। डीप हो गया जिसकी डेप्थ ज्यादा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, देखो डायग्राम में जो सामने आपके डायग्राम है वहां पे देखो, शैलो वेल की डेप्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू डीप वेल। शैलो वेल की डेप्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू डीप वेल। ठीक है, देखो इसमें ध्यान से समझना शैलो वेल और डीप वेल का डिफरेंस। शैलो वेल वो वेल है जो बेसिकली वाटर आपका जो आपको वाटर टेबल की अपर लेयर में से, ऊपर से जो आपका जो जनरली आपका वाटर टेबल की अपर लेयर में से जो वाटर निकाल रहा है, दैट इज योर शैलो वेल। तो डीप वेल कौन सा हुआ? ये वो वेल है
जो आपका वाटर निकाल रहा है, जो वाटर निकाल रहा है आपका कहाँ से, कन्फाइंड एक्यूफर से, जो वाटर निकाल रहा है कन्फाइंड एक्यूफर। अब डिपेंड करता है आपके इम्परवियस लेयर की फॉर्मेशन कैसी है। जैसे यहाँ पे देखो, ये इम्परवियस फॉर्मेशन जो है ये यहाँ से इधर से कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, राइट, क्लियर है चीज। अब वो इम्परवियस फॉर्मेशन है, वो अब जैसी भी कैसी भी हो सकती है वो, ठीक है ना, वो यहाँ से ऊपर आ गई। तो दैट मींस इधर हमारे डीप वेल की जो क्या होगी, डेप्थ कम होगी, लेकिन शैलो वेल की डेप्थ क्या है, ज्यादा है। शैलो वेल की डेप्थ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सीधे इसको सिंपल याद रखना, जो डीप वेल होता है, डीप वेल जो होता है, जिसकी सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है डीप वेल की, डीप वेल वो वेल है जो बेसिकली सपोर्ट, जो अपनी जो सपोर्ट है, इट डिराइव्स फ्रॉम द इम्परवियस लेयर। मतलब डीप वेल हमने वहां तक बनाना है जब जहां तक हमें क्या ना मिले, आपकी इम्परवियस लेयर ना मिले, ठीक है। ये देखो जो आपका शैलो वेल है, ये बेसिकली हवा में लटका हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको बॉटम से कोई सपोर्ट नहीं है, इसको बॉटम से कोई सपोर्ट नहीं है। ये समझ लो ऐसे हवा में बेसिक ये जो आपकी जो स्टेबिलिटी कहां से डिराइव कर रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन आपने पढ़ी होगी सॉइल में। यस सर, यस ये सर। आपने डिराइव कर रहा है अपनी कहां से, सिर्फ फ्रिक्शन से। ये डिराइव कर रहा है अपनी स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन से। लेकिन जो आपका ये डीप वेल है, इट डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम द सपोर्ट बाय द बॉटम लेयर। इम्परवियस लेयर से आपकी क्या कर रहा है, ये स्टेबिलिटी निकले। अब देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, अब होता क्या है बेसिकली शैलो वेल से। अब शैलो वेल से हम जैसे हम वाटर आपका बाहर निकालते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपका यील्ड हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जो बॉटम के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो भी साथ साथ में क्या होता है, ऊपर आने लग जाते हैं। जो बॉटम के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या करते हैं, साथ साथ में आपकी वाटर के साथ बाहर आना स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी सॉइल को, जो आपके वेल को स्टेबिलिटी मिल रही होती है, बिकॉज ऑफ ये जो नीचे थोड़ी थोड़ी सॉइल है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। वो स्टेबिलिटी अब कम होगी कि ज्यादा होगी, जैसे सॉइल पार्टिकल्स वाटर के साथ आपके निकलना, स्टेबिलिटी कम होगी। दैट मींस जो आपकी शैलो वेल है, इसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू डीप वेल कम है, क्योंकि डीप वेल की जो स्टेबिलिटी है, डीप वेल तो आपका इम्परवियस लेयर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, इम्परवियस लेयर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ये वाटर कहाँ से निकाल रहा है, ये वाटर निकाल रहा है जो यहाँ पे हमने बोर किया है, वाटर तो यहाँ से आ रहा है। अब इन केस अगर यहाँ से पार्टिकल्स साथ में निकलना भी स्टार्ट हो जाए, पर स्टेबिलिटी फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये इम्परवियस लेयर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये इम्परवियस लेयर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। और सेकंड एक और चीज, इसमें से वाटर प्योर ज्यादा किसका होगा, डीप वेल का प्योर होगा कि शैलो वेल का? डीप वेल का सर, डीप वेल, एग्जैक्टली डीप वेल का। क्योंकि जो आपका शैलो, जो आपका टॉप लेयर होती है वाटर की, इट इज जनरली सब्जेक्टेड टू कंटामिनेशंस, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे डीप वाटर होता है, डीप वाटर है, दैट इज प्योर एज कंपेयर टू योर वाटर फ्रॉम द अपर लेयर्स, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इसका मतलब, ठीक है, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं हमारा शैलो वेल के लिए, ठीक है। शैलो wells derive discharge from top layer of water table। ये टॉप लेयर से निकाल रही है, whereas डीप वेल कहाँ से निकाल रहे हैं, deep well derives discharge from confined एक्यूफर। क्योंकि ये confined एक्यूफर से डिराइव कर रहा है, इसका मतलब confined एक्यूफर में, ध्यान रखना, confined एक्यूफर में आपका वाटर इज अंडर प्रेशर। तो डीप वेल में जरा वाटर लेवल देखो कहाँ पे है, वाटर टेबल से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है सर। डीप वेल में जो आपका ऑब्वियसली बात है ऊपर ही होगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे प्रेशर है वाटर का, इट इज मोर देन योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब इसका जो लेवल होगा, इट विल बी अबव योर
वाटर Water टेबल table. वाटर टेबल से वो, जबकि आपका शैलो वेल में इट इज इन लेवल विद योर वाटर टेबल, वो उसके लेवल में ही है, राइट? क्लियर है चीज? Yes, sir. क्लियर है चीज? Yes, ठीक है, sir. क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका deep wells are more stable. Deep wells are more stable than shallow wells because they rest on impervious strata, because they rest on impervious strata, right? Clear है चीज? because they rest on impervious strata। एक चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है जो आपके डीप वेल्स है, देखो जैसे नाम से तो यही समझ आ रहा है, डीप वेल कौन सा हो गया? वो वेल्स जो आपके ज्यादा डीप है, मतलब शैलो, नाम से ही समझ आ रहा है, डीप मतलब ज्यादा गहरा, शैलो हो गया कम गहरा। लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डीप वेल्स वो ज्यादा गहरे होंगे। जैसे हम एग्जांपल हम डायग्राम में देख लिया, in this case shallow well is more deeper than your डीप वेल, ठीक है? तो ये कंफ्यूज मत होना कि डीप वेल ज्यादा गहरा होगा, शैलो वेल कम गहरा होगा। ये सीधी सी बात है। डीप वेल कौन सा है? ये वेल वहां तक जाएगा जहां तक आपको इम्परवियस स्ट्रेटा ना मिले। अगर इम्परवियस स्ट्रेटा हमें ऊपर ही मिल गया तो इसका मतलब डीप वेल की जो डेप्थ होगी वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू योर शैलो वेल, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसका यील्ड कैसे निकालना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यील्ड ऑफ वेल। अब एक वेल का हमें यील्ड कैसे निकालना है, ठीक है? सबसे पहली चीज, व्हाट इज यील्ड ऑफ वेल, इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर, यील्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज यील्ड? डिस्चार्ज कितना, सर जो बेनिफिट हमें क्या वहां से होता है? मिलेगा, जितना आउटपुट, मैक्सिमम वाटर हम यूज कर सकते हैं वहां से निकाल के। डिस्चार्ज। हाँ, यील्ड हो गया बेसिकली डिस्चार्ज। यील्ड है बेसिकली, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, इट इज नथिंग बट डिस्चार्ज। मतलब एक घंटे में हम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक वेल से निकाल सकते हैं, दैट इज योर यील्ड, ठीक है? दैट इज योर यील्ड। तो यील्ड इज क्वांटिटी ऑफ वाटर pumped out from a well in 1 hour, ठीक है? क्लियर है चीज? तो यील्ड क्या हो गया? मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड आउट फ्रॉम अ वेल इन 1 आवर। अब ये निकालना कैसे है, ठीक है? अब ये निकालना कैसे है, ठीक है? अब यील्ड निकालने के लिए, यील्ड ऑफ वेल निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज योर सिंपल पंपिंग टेस्ट। सर डिस्चार्ज अपॉन टाइम आएगा? पंपिंग डिस्चार्ज अपॉन टाइम नहीं आएगा, बेसिकली आपका आएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम, डिस्चार्ज पर आवर, ठीक है? वॉल्यूम अपॉन टाइम, मीटर क्यूब पर आवर, वॉल्यूम अपॉन टाइम है, हाँ, मीटर क्यूब पर आवर। दिस इज योर मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है? क्लियर है चीज, ठीक है? तो इसको बेसिकली यील्ड ऑफ वेल निकालने के बस दो मेथड है। फर्स्ट आ गया आपका पंपिंग टेस्ट, फर्स्ट इज योर पंपिंग टेस्ट एंड सेकंड इज योर ये आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, रिकुपरेशन टेस्ट। ठीक है? बेसिकली यील्ड निकालने के पास दो तरीके, दो देखें। एक आ गया आपका पंपिंग टेस्ट, दूसरा आ गया आपका रिकुपरेशन टेस्ट, ठीक है? अब पंपिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपका, ठीक है? बेसिकली चलो यहाँ पे देख लो, देखो लेट्स सपोज ये हमारा वेल है एंड दिस इज योर वाटर टेबल,
दिस इज योर वाटर टेबल, ठीक है। अब हमने लेट सपोज यहाँ से हमने आपका वाटर निकालना स्टार्ट किया, ये आ गया आपका जो हमारा वाटर आपका बाहर आ रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ पंपिंग टेस्ट, अंडर द एक्शन ऑफ पंपिंग। अब क्या होगा जब हम पानी निकालेंगे तो दैट मींस आपका जो लेवल होगा वेल में वो फॉल करेगा, आपका जो लेवल होगा वेल में वो फॉल करेगा, राइट। जो अंडर द एक्शन ऑफ पंपिंग जो वाटरफॉल जो लेवल फॉल करता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन, राइट। तो ये लेवल दिस वाज द इनिशियल लेवल, ये इनिशियल लेवल था आपका, राइट, जो वाटर टेबल के लेवल के साथ होगा, राइट। अंडर द एक्शन ऑफ पंपिंग जो अब आपका लेवल नीचे गिर गया, ठीक है, दिस विल बी, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, बड़ा सॉइल में ये वाला तो बड़ा सॉइल में पढ़े थे ये दोनों टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट, ये दोनों पढ़े सॉइल। नहीं वो पंपिंग आउट पंपिंग इन अलग है, दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग परमेबिलिटी, वो परमेबिलिटी निकालने के लिए थे, ये अलग है। ये पंपिंग टेस्ट, हाँ वो आपने जो सॉइल में पढ़ा था वो पढ़ा था पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट, राइट, वो आपका दैट इज फॉर परमेबिलिटी, दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग परमेबिलिटी। हाँ ये अलग है, दिस पंपिंग टेस्ट ये आपका यील्ड निकालने के लिए है, ठीक है। S is your draw down, मतलब डिस्चार्ज वाटर निकालने पे आपका लेवल कितना डाउन हो रहा है, दैट इज योर ड्रॉ डाउन, ठीक है। H यहाँ पे नीचे देखो, ये है यहाँ पे आपका H इज द हाइट ऑफ वाटर। अब ड्रॉ डाउन के बाद कितनी हाइट रह गई है, दैट इज योर H। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रही होगी, एक आपको दिख रहा है ड्रॉ डाउन कर्व, ये दिख रहा है ड्रॉ डाउन कर्व, ये बना हुआ ड्रॉ डाउन कर्व का मतलब है आपका बेसिकली दिस, ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है ये R, मतलब जहां तक आपका ड्रॉ डाउन कर्व जा रहा है, हाँ एग्जैक्टली, वेल के सेंटर से लेके ड्रॉ डाउन कर्व तक जो ये रेडियस है R, दिस R इज योर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या मतलब होता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का, व्हाट इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक ड्रॉ डाउन होता है, जहां तक बिल्कुल सर इफेक्ट जो होगा उसका डिस्चार्ज इफेक्ट जहां तक पंप आउट करेंगे, पंप आउट से जहां तक इफेक्ट होता है कि मतलब जहां से, हाँ एग्जैक्टली, पंप आउट जब हम वाटर निकाल रहे हैं जहां से लेवल डाउन होता है वहां तक फाइनल जहां पे, हाँ बेसिकली कितने एरिया से हमारा जो वाटर है, जो इस वेल जो ये वेल है कितने एरिया से वाटर हमारा वो यूज कर रहा है, दैट इज योर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। उस एरिया का जो रेडियस है दैट इज योर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। क्लियर है चीज, जहां ध्यान से रखना, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि वो पॉइंट जहां पे आपका ड्रॉ डाउन, ध्यान सुनना, ड्रॉ डाउन कर्व जहां पे जाके वाटर टेबल से टेंजेंशियल हो जाता है, उस पॉइंट को या उतने उस रेडियस को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब ड्रॉ डाउन का कितने एरिया तक इन्फ्लुएंस है, मतलब ये आपका जो वेल है कितने एरिया से वाटर यूज कर रहा है, उस एरिया का जो रेडियस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्लियर है चीज। तो इस केस में जो आपका यील्ड होगा Q is equal to it is equal to CA into S, where C is specific, yield, right. A तो आपको पता ही है एरिया ऑफ वेल,
area of well, and S is drawdown. S is drawdown. ठीक है? अब दिक्कत क्या है इस मेथड की दिक्कत क्या है? ठीक है, ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो, इस मेथड की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज your during pumping your drawdown should remain constant. ठीक है, ध्यान रखना इस मेथड की जो मेजर ड्रॉबैक है, ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो if ये कहाँ लिखूं मैं, यही लिख देता हूं, if drawdown remains constant. मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ड्रॉ डाउन कांस्टेंट रहना चाहिए. इसका मतलब क्या है, हमारा जो S है इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट. लेट्स सपोज S इज योर 5 मीटर्स, लेट्स सपोज S इज योर 5 मीटर्स, तो ये 5 मीटर्स ही कांस्टेंट रहना चाहिए. वो कैसे होगा, तो वाटर टेबल डिक्रीज नहीं होगा, वाटर टेबल बराबर अपनी जगह. वाटर टेबल कैसे डिक्रीज नहीं पोरोसिटी होगा, और परमेबिलिटी बराबर. कैसे, नहीं फिर से सोचो जरा. मतलब हमारा जो रेट ऑफ नीचे से पंपिंग है, ध्यान discharge- हमारा जो रेट ऑफ डिस्चार्ज जब सेम रहेगा सर. रेट ऑफ पंपिंग शुड बी सेम. अब देखो क्या हो रहा है, हम पानी निकालते हैं, वेल से पानी निकाला, थोड़ी देर बाद वेल का पानी वापस अपने लेवल पे आ जाता है, थोड़ी देर बाद वेल का पानी फिर से अपने लेवल पे आ जाता है. दैट मींस हमारा जो पंपिंग का रेट है वो सेम होना चाहिए, किसके बराबर, जिस रेट से वेल में पानी वापस आपका आ रहा है. समझ रहे हो, जिस रेट से वेल के अंदर पानी एंटर कर रहा है, दैट शुड बी द रेट ऑफ आवर पंपिंग. पंपिंग का रेट आपका किसके बराबर होना चाहिए, जिस रेट से पानी आपका वेल के अंदर एंटर कर रहा है. तो हाँ राइट, इसका मतलब आपका ड्रॉडाउन आपका सेम रहेगा, मतलब जितना आप पानी निकाल रहे हो उतना पानी वापस वेल के अंदर एंटर किया जा रहा है. जिस रेट से आप पानी निकाल रहे हो उस रेट से वापस क्या कर रहा है, वेल के अंदर, उसके अंदर वापस क्या कर रहा है, आपके वेल के अंदर क्या कर रहा है. हाँ, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो बराबर है, सीधी सी बात है, आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो आपका बराबर है. अब क्योंकि इस चीज को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस चीज को इस लेवल को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ये टेस्ट नहीं करते, इसके बजाय हम टेस्ट करते हैं रिकूपरेशन टेस्ट. हम कौन सा टेस्ट करते हैं, रिकूपरेशन टेस्ट. अब रिकूपरेशन टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज आपका इनिशियल लेवल था आपका ये वाला, दिस वाज योर इनिशियल लेवल, राइट. हमने क्या किया, पंपिंग करी, लेवल फॉल कर गया यहाँ पे, लेवल फॉल कर गया यहाँ पे, राइट. अब क्या करेंगे, हम नोट करेंगे कितनी देर में ये जो लेवल है वापस अपने इनिशियल लेवल पे आता है, वो टाइम हमने नोट करना है, ओरिजिनल लेवल पे आता है. देखो अब ये चीज नोट करना तो आसान है, आपका पंपिंग मेंटेन कर पाना बराबर इनफ्लो आउटफ्लो मेंटेन कर पाना वो मुश्किल होता है. लेकिन ये चीज हमने क्या किया, पंपिंग करी, वाटर लेवल फॉल कर गया, हमारा वाटर लेवल कहाँ पे आ गया, पंपिंग के बाद आ गया आपका डिप्रेस्ड वाटर लेवल पे. यहाँ पे आ गया हमारा वाटर लेवल कहाँ पे, डिप्रेस्ड वाटर लेवल पे. अब कुछ देर बाद क्या होगा, वाटर क्या होगा, वापस इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा, वाटर इसके अंदर वेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट होगा, वापस वहां पे वेल कहाँ पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा रिकूपरेटेड वाटर लेवल में. तो इस लेवल में पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर टाइम टी, रिकूपरेटेड इन टाइम टी, राइट. तो यहाँ से हमारा देखो, हमारा S1 इज योर, ध्यान से रखना, देखना, S1 इज योर, दिस इज योर आपका डिप्रेस्ड ड्रॉडाउन, एंड S2 इज योर रिकूपरेटेड ड्रॉडाउन. वापस ड्रॉडाउन कहाँ पे आ गया, तो दैट मींस योर यील्ड Q इज इक्वल टू देखो फॉर्मूला यही है, CAS, फॉर्मूला इज सेम, बट C की क्या वैल्यू है, वो यहाँ पे आपकी C आ जाएगा 2.303 अपॉन T log to the base
log to the base 10 upon into S1 upon S2 into S1 upon S2 into AS into AS. This is your Sir. yield of well using Sir. recuperation method. सर S2 क्या बताया आपने? S2 आ गया आपका recuperated drawdown. ओके सर. ठीक है, क्लियर है चीज, मतलब टाइम टी के बाद वापस आपका जो ड्रॉडाउन है किस लेवल तक पहुंच गया, दैट इज योर S2. ठीक है, तो दिस इज योर यील्ड ऑफ वेल यूजिंग रिकूपरेशन टेस्ट. और जनरली यही टेस्ट आपका यूज होता है क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो को सेम मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आपका रिकूपरेशन टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना इसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल तो नहीं आता, पर हाँ करेक्ट फॉर्मूले की करेक्ट फॉर्म पूछ सकते हैं. तो ध्यान रखना, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना. S1 क्या है, S2 क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, सर S1 क्या आएगा इसमें? ठीक है, तो ये आ गया आपका डिप्रेस वाटर लेवल. S1 देखो आ गया आपका, देखो ना यहाँ पे हाँ डायग्राम में देखो, डायग्राम में सब कुछ गिवन है आपका. ये पंपिंग करने के बाद जो आपका वाटर लेवल है, S1 क्या आ गया, पंपिंग करने के बाद जो वाटर लेवल है. S2 क्या आ गया, जो वापस जब वाटर रिकूपर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, वो S2 आ गया. राइट, क्लियर है चीज? यस सर. ठीक है, चलो ये आगे वेल्स. नेक्स्ट आते हैं आपके ट्यूब वेल्स. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके ट्यूब वेल्स. समझते हैं सारे क्या होता है? स्क्रीनशॉट ट्यूब लेना. वेल्स हाँ डायग्राम का स्क्रीनशॉट. पिछले वाले की. ठीक है सर, ऊपर वाला भी. नेक्स्ट आता है ट्यूब, ऊपर वाला भी. ठीक है, जो पहला मेथड है पंपिंग टेस्ट, इसकी जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि हमें इनफ्लो आउटफ्लो सेम रखना है, हमें ड्रॉ डाउन जो है वो कांस्टेंट रखना है. जो S है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, बट इसको कांस्टेंट रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता. तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, रिकूपरेशन टेस्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबवेल्स. अब ट्यूबवेल्स क्या बेसिकली, व्हाट इज ट्यूबवेल्स, व्हाट आर ट्यूबवेल्स? ट्यूबवेल्स आपके वो बेसिकली वेल्स हैं जो आपका वाटर डिराइव करते हैं कहां से, आपके ज्यादा डीप लेवल से. क्योंकि वेल से आपका डिस्चार्ज का रेट बहुत कम मिलता है. इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स यूज करते हैं. ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली मतलब approximately 10 to 20 times more than 10 to 20 times 10 भी नहीं यार, almost 100 times more than your wells इसका जो डिस्चार्ज होता है. ठीक है, अब ट्यूबवेल्स होता क्या बेसिकली, अगर आप लोग देखा हो जो मतलब गांव वगैरह खेतों वगैरह में गए हो, वो उन्होंने क्या कहते हैं, छोटे-छोटे वो बोर बम्बियां सुनिए, बम्बियां लगाई होती है. वो क्या किया होता है बेसिकली, उन्होंने बोरवेल किया होता है और उसके अंदर डाली होती है मोटर. उसके अंदर एक मोटर डाली होती है जिसे हम जनरली आपकी कौन सी मोटर आती है, एक तो वीटी मोटर आती है, दूसरी आती है आपकी सबमर्सिबल मोटर. ठीक है, बेसिकली दो टाइप की मोटर्स आती हैं जो इसके अंदर डाली होती हैं. एक होती है आपकी सबमर्सिबल मोटर, दूसरी आता है आपका वीटी पंप्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, आपकी ज्यादा डीप लेवल से आपका क्या निकालते हैं, वाटर निकालते हैं. ज्यादा डीप लेवल से वाटर निकालते हैं. एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है कि ट्यूबवेल्स में यू गेट ग्रेटर डिस्चार्ज as compared to wells. और वाटर की प्योरिटी कैसी होगी,
इसमें ज्यादा वाटर भी आपका ज्यादा प्योर होगा, ज्यादा pure। ठीक है ना, मोर प्योर देन वेल्स, मोर प्योर देन वेल्स, ठीक है। अब देखो, अब ट्यूबवेल्स आपके तीन टाइप के होते हैं, ट्यूबवेल्स आपके तीन टाइप के होते हैं, ट्यूबवेल्स आपके तीन टाइप के थे। फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट आता है कैविटी टाइप, फर्स्ट इज योर, ये डायग्राम सामने बना आपके, दिस इज योर cavity type, second is your strainer type, strainer, strainer strainer type, and third is your gravel type, third is your gravel type, ठीक है। अब काम तीनों का एक ही है, डीप लेवल से वाटर निकालना। डिफरेंस क्या है कि ये किस तरीके से वाटर निकाल रहे हैं, उसके ऊपर सारा आपका डिफरेंस है। अब कैविटी टाइप क्या होती है, कैविटी टाइप ट्यूबवेल क्या है आपके, जैसे सामने एग्जैक्ट डायग्राम में देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, बोर करते हैं और उसके अंदर पाइप इंसर्ट करते हैं, जो थ्रू आउट क्या रहती है आपकी, थ्रू आउट ये आपकी क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, ब्लाइंड पाइप। मतलब थ्रू आउट क्या है, इसमें बिल्कुल आपकी क्या है, इसमें कोई आपकी कोई परफोरेशन नहीं है। मतलब ये जो ये वाटर है, जो ये वाटर है, ये डिराइव कर रही है कहाँ से, अपने बॉटम से, ये डिराइव कर रही है अपने बॉटम से, राइट। कैविटी टाइप ट्यूबवेल क्या आ गया, ये वो ट्यूबवेल है जो वाटर डिराइव कर रहा है बॉटम से। अब बॉटम से होता क्या है, बेसिकली बॉटम से होता है क्या, इस चीज का ध्यान से सुनना। कैविटी टाइप क्यों बोलते हैं इसे, हम कैविटी टाइप क्यों बोलते हैं इसे, देखो अब क्या होता है, बेसिकली आपने क्या किया, पाइप डाली, बोर किया, पाइप डाली। अब यहाँ पे आपने मोटर से क्या किया, आपने वाटर निकालना स्टार्ट किया, मोटर से क्या किया, आपने वाटर निकालना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी वेरी हाई, वेलोसिटी डिस्चार्ज तभी ज्यादा होगा ना जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट राइट। अब आपका डिस्चार्ज ज्यादा कब होगा, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये जो ये वेलोसिटी होगी, ये जो आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, सॉइल पार्टिकल्स की जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, उससे क्या हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, उससे क्या करेगी, एक्सीड कर जाएगी। दैट मींस यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ये जो बॉटम में जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ये भी क्या करेंगे, वाटर के साथ साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका एरिया तो आपका क्या है, एरिया तो इतना ही है ना। देखो इनिशियली बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी, ये कैविटी तो बाद में बनी है, जो कैविटी देख रहे हो ये कैविटी बाद में बनी है। इनिशियली ये आपका बस इतना ही है, ये यहाँ पे होल हुआ है और ये आपकी सॉइल ऐसे है पूरी। सर कलर चेंज यहाँ करो, पे पूरी सॉइल है आपकी, राइट। क्या चेंज करूं, कलर? यस सर। ये देखो इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या आपकी, ये आपकी यहाँ तक, ये आपका होल यहीं तक है सिर्फ, ये यहाँ पे क्या सारी आपकी क्या है, सॉइल है, यहाँ पे सारी सॉइल है। तो जब हम पंपिंग करते हैं, हमारी वेलोसिटी ज्यादा होगी वाटर की, तो ये वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी विल बी मोर देन critical velocity of your soil particles, this velocity will be more than critical velocity of your soil particles। तो क्या होगा, इनिशियली आपके जो soil particles हैं वो भी क्या करेंगे, वाटर के साथ साथ बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट मींस यहाँ पे जो soil particles होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ बाहर आएंगे। तो दैट मींस यहाँ पे अब क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। कैविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब एक हॉलो स्पेस बन जाएगी, क्योंकि यहाँ की सारी सॉइल तो आपकी कहाँ चली गई है, पानी के साथ बाहर निकल गई है, पानी के साथ बाहर निकल गई है। तो दैट मींस अब इस फंडे समझना, अब क्या हुआ, आपकी सारी सॉइल निकल गई बाहर, यहाँ पे क्या बन गई, कैविटी। दैट मींस नाउ योर एरिया हैज इंक्रीज्ड,
इंक्रीज्ड एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल Velocity increase हो रिड्यूस, जाएगी। वेलोसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि एरिया बढ़ गया वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी आपकी क्या, कैविटी बन जाएगी। यहाँ पे आप बन गई कैविटी। अब आपके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कम होगी। नाउ दिस वेलोसिटी इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। दिस वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ योर सॉइल पार्टिकल्स। तो अब आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट डिस्चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैविटी टाइप ट्यूबवेल। क्यों, क्योंकि ये डिस्चार्ज आपका कहां से ले रहा है, कैविटी से ले रहा है, ये डिस्चार्ज ले रहा है कैविटी से। सेकंड आता है आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। नेक्स्ट आता है अब आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। अब स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल क्या है, अब ये बॉटम से डिस्चार्ज नहीं लेगा, और इवन हमने बॉटम में क्या दे दिया, एक प्लग दे दिया हुआ है, यहाँ से हमने बॉटम इसका क्लोज कर दिया हुआ है ताकि बॉटम से डिस्चार्ज ना आए, ठीक है। अब स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले ग्राउंड, जो आपका ग्राउंड है, अंडरग्राउंड, उसकी एनालिसिस करना पड़ता है, आपकी लेयर्स की, कि कितनी डेप्थ पे आपकी इम्परवियस लेयर है, कितनी डेप्थ पे आपकी परवियस लेयर है, इम्परवियस लेयर की डेप्थ कितनी है, परवियस लेयर की डेप्थ कितनी है। तो अकॉर्डिंगली जब हमने सारा एनालिसिस कर लिया कि भाई लेट सपोज आपकी ग्राउंड लेवल से 10 मीटर पे आपकी इम्परवियस लेयर है, उसके बाद 5 मीटर की आपकी परवियस लेयर है, राइट। तो इसका मतलब उसके बाद क्या करते हैं हम, आपकी जो पाइप होती है, तो ये पाइप होती है, लेट सपोज दिस इज ए पाइप, हम क्या करते हैं, एज पर दी डेटा अवेलेबल, हम क्या करते हैं, जहां जहां पे परवियस लेयर है, ध्यान रखना, जहां पे परवियस लेयर है, हम क्या करते हैं, वहां पे छोटे छोटे परफोरेशंस करते हैं। ये आ गया, लेट्स सपोज यहाँ पे परवियस लेयर थी, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे परफोरेशंस कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी परवियस लेयर थी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, परफोरेशंस कर दिए, छोटे छोटे होल्स कर दिए, या फिर आपने मैश सी बना दी वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिए, परफोरेशंस कर दिए। और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम एक मैश लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेनर। इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, मैश, मतलब समझ लो जैसे वो जाली होती है ना लोहे की, वो हम इसके ऊपर बांध देते हैं, ताकि क्या हो, मिट्टी इसके अंदर, मतलब वो एज अ फिल्टर काम करती है। जो मैश होती है, जो स्ट्रेनर होता है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, मतलब वाटर को तो अलाउ करती है अंदर जाना, लेकिन जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसको अलाउ नहीं करती। अब हम ये पाइप उठा के इस होल के अंदर क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे। अब जहां जहां पे इम्परवियस लेयर है, जहां पे आपका इम्परवियस लेयर है, वहां पे क्या आ जाएगी, सॉलिड पाइप, और जहां पे आपका क्या है, परवियस लेयर है, वहां पे क्या आ जाएगी, आपने जो स्ट्रेनर लगाया है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे जो ये स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है, अब ये डिस्चार्ज पानी कहाँ से ले रहा है, ये बॉटम से तो ले नहीं रहा, यहाँ प्लग लगा है, तो इसका मतलब जो वाटर ले रहा है वो साइड से ले रहा है, ये ले रहा है साइड से, ये ले रहा है साइड से। जहां जहां पे आपने स्ट्रेनर लगाया है, वहां से क्या होगा, आपका डिस्चार्ज आएगा, वहां से क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा। और स्ट्रेनर का क्या काम है, ये इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। ये किसकी तरह एक्ट करता है, फिल्टर की तरह काम करता है, जो कि सॉइल पार्टिकल्स को बाहर ही रिटेन कर लेता है, और सिर्फ वाटर को अलाउ करता है कहाँ पे, एंटर करने के लिए आपके पाइप कैविटी में, ठीक है ना। समझ गए स्ट्रेनर टाइप कैविटी, जो आपकी पाइप है बेसिकली, ठीक है ना। कैविटी तो इसमें बनती नहीं है, ध्यान रखना, इसमें कैविटी नहीं बनती, कैविटी सिर्फ कैविटी टाइप ट्यूबवेल बनती है, इसमें हमने बॉटम को प्लग कर दिया होता है। ये डिस्चार्ज बॉटम से नहीं बल्कि साइड से लेता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है, ये वाटर कहाँ से लेता है, साइड से। जो कैविटी टाइप होता है वो लेता है बॉटम से, और जो स्ट्रेनर टाइप है वो लेता है साइड से, थ्रू योर
थ्रू स्ट्रेनर्स, थ्रू योर स्ट्रेनर्स। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है Yes, चीज। sir. ये आगे स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। थर्ड आता है योर ग्रेवल टाइप। थर्ड आता है ग्रेवल टाइप ट्यूबवेल, ठीक है, जो कि इसी की तरह है। थर्ड इज योर, मैं इसी में समझाऊंगा आपको ग्रेविटी टाइप, ग्रेवल टाइप, ग्रेवल टाइप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ग्रेवल टाइप में करते क्या, ग्रेवल टाइप में करते क्या। अब ग्रेवल टाइप में हम स्ट्रेनर लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं ग्रेवल टाइप में, क्या करते हैं, इसका मैं डायग्राम नीचे ड्रॉ करता हूं। अब इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसमें दो पाइप्स यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। ग्रेवल टाइप में ठीक है, ग्रेवल टाइप में कहते हैं हम दो पाइप्स यूज करते हैं। जो इंटरनल पाइप होती है, ध्यान रखना, जो इंटरनल पाइप है इट इज परफोरेटेड पाइप। ये थ्रू आउट योर क्या रहती है, परफोरेटेड रहती है, थ्रू आउट क्या रहती है, परफोरेटेड पाइप रहती है। ठीक है, थ्रू आउट रहती है, परफोरेटेड रहती है। और जो इन दोनों पाइप्स के बीच में, इन दोनों पाइप्स की जो स्पेस होती है, इन दोनों पाइप्स की जो स्पेस होती है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम फिल कर देते हैं ग्रेवल से। इसे हम फिल कर देते हैं, इसे हम फिल कर देते हैं ग्रेवल से। ठीक है, समझ गए, जो ये इसे हम फिल करते हैं ग्रेवल से। और वो भी कौन से ग्रेवल, ग्रेवल हम यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं पी शेप्ड ग्रेवल, पी मटर, पी शेप्ड ग्रेवल, इसे हम यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं पी शेप्ड ग्रेवल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पी शेप्ड ग्रेवल। ठीक है, तो एक बार जब हमने ग्रेवल हमने फिल कर दिए, जब हमने ग्रेवल फिल कर दिए, अब क्या होगा, जो आउटर पाइप होती है, जो ये आउटर पाइप होती है, इसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आउटर पाइप को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इधर आ जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो आपकी पाइप है, इसके आउटर लेयर में, इसके बाहर क्या होगा, क्या आ जाएंगे, सारे आपके ग्रेवल आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सारे थ्रू आउट द डेप्थ। यहाँ पे क्या आ गए, ग्रेवल आ गए, ग्रेवल आ गया आपके, राइट। अब ग्रेवल का काम क्या है, कोई बता सकता है मेरे को, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रेवल? ग्रेवल का क्या फिल्टर काम करना है? पानी को। एग्जैक्टली, जो काम पहले स्ट्रेनर करता था। स्ट्रेनर कर रहा था, देखो, हाँ, जो काम पहले स्ट्रेनर कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, ग्रेवल कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, ग्रेवल कर रहा है, राइट। क्लियर है चीज। अब इसका फायदा क्या, अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें पूरी सॉइल के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे इम्परवियस है, कहाँ परवियस है। हम क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट एक परफोरेटेड पाइप डाल रहे हैं, फिर हमने एक क्या डाली, दूसरी पूरी एक क्या डाली हमने, सॉलिड पाइप। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, ग्रेवल भर दिए, और बाद में सॉलिड पाइप को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब जहां पे इम्परवियस लेयर होगी, जहां पे इम्परवियस, वहां पे तो आपके क्या आ गए, इधर भी आपके ग्रेवल आ गए। अब ये तो वाटर को कंट्रीब्यूट करेगी नहीं। वाटर कहाँ से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड एक्यूफर से, यहाँ से वाटर आ रहा है आपका, और उस वाटर को फिल्टर कौन कर रहा है, आपका ग्रेवल टाइप, जो आपके ग्रेवल्स हैं, जो पी शेप्ड हमने ग्रेवल्स निकाले, जो हमने पी शेप्ड ग्रेवल निकाल रहे हैं, वो अब उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें इतना सही है यार। आपका ट्यूबवेल कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के ट्यूबवेल आ गए, एक कैविटी आ गया, एक आ गया सर आपका इसमें कोई डायमेंशन स्ट्रेनर, बताई दूसरा आ है? गया ग्रेवल टाइप। नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है, ये बेसिकली आपके सॉइल स्ट्राटा के हिसाब से होता है। ठीक है ना, सर ये जो अलग अलग पाइप, सॉइल स्ट्राटा। सर इनर और आउटर पाइप के बीच पे नहीं, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं थी। ये आपकी जितना आपको डिस्चार्ज चाहिए, जितना आपको पाइप का होल चाहिए, जो आपका ऊपर जो आउटलेट वाली पाइप आती है ना, जितना आपको जितना उसका चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये होती है, जितना इकोनॉमिकल रहेगा ना। जो आपकी बाहर,
हाँ यार बेसिकली 8 इंच का भी आता है, 6 इंच भी आती है, 4 इंच का भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमारा डिपार्टमेंट ये ट्यूबवेल हम लगाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके वेल्स हैं ट्यूबवेल्स हैं, अब बेसिकली स्टार्ट होता है, हम स्टार्ट करते हैं 40 mm आपकी 40 सेंटीमीटर से, फिर ऊपर आगे थोड़ा कम धीरे धीरे क्या करते हैं कम आके, और आउट जो आपको आउटलेट चाहिए, आउटलेट जब आपका जो पाइप आपकी ग्राउंड लेवल से बाहर आएगी, जो पाइप आपकी ग्राउंड लेवल से बाहर आएगी, वहां पे उधर जो आपका होल चाहिए अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से हम होल करते हैं नीचे, ठीक है ना। तो इसका कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है, कि ये होल आपका 8 इंच का होगा या 10 इंच का होगा या 20 इंच का होगा। वो आपको जितना डिस्चार्ज चाहिए, जितना आपको आउटलेट वाली जो पाइप है उसका जो आपको डिस्चार्ज चाहिए, अकॉर्डिंगली क्या होता है आपके बोर होता है, ठीक है। क्लियर ये है चीज? तीनों टाइप में से कौन सा यूज होता इसका है कोई आपका ज्यादा? फिक्स ज्यादा आपका ग्रेवल टाइप यूज होता है, ग्रेवल टाइप ज्यादा यूज होता है आपका ग्रेवल टाइप, ठीक है। ओके सर, प्लग का क्या फंक्शन है इसमें? चलो सर आज नेक्स्ट। के लिए काफी है। कैविटी क्या? नहीं बनाते। प्लग का बोल रहे, प्लग क्या का कह क्या रहे हैं? फंक्शन है? ये कैविटी नहीं बनाता है और नीचे से हाँ, प्लग का काम ये है कि कैविटी नहीं बनने देता, ये कैविटी नहीं बनने देता। डिस्चार्ज जो हमें मिलता है वो हमें साइड से मिलता है, जो डिस्चार्ज हमें मिलता है सारा कहाँ से मिलता है आपको? साइड से। ये यहाँ से आपका डिस्चार्ज आ रहा है सारा। बेसिकली हमने परफोरेशन इसीलिए तो दिए हैं वहां पे, ताकि हमारा वाटर कहाँ से साइड से एंटर करे, ठीक है। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है। नेक्स्ट इज योर सर क्लास कब तक चलेगी? यील्ड ऑफ ट्यूबवेल। आज खत्म बस करना ये है। लास्ट है, यील्ड ऑफ ट्यूबवेल खत्म। बस ये यील्ड ऑफ ट्यूबवेल लास्ट टॉपिक है ये आपका। दो फॉर्मूले लिखाने, 4 फॉर्मूले लिखाने, एक ड्यूपिट का और एक थीम्स का, और ये ठीक खत्म हो सर। जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यील्ड ऑफ ट्यूबवेल, ठीक है। अब ट्यूबवेल की यील्ड निकालने के लिए बेसिकली 2 थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। एक दी है आपकी, एक दी गई है थीम ने, जिसे हम बोलते हैं थीम्स थ्योरी, और एक दी है ड्यूपिट्स ने, which is more accurate, Dupit's theory, ठीक है। Dupit's theory, ठीक है। 2 थ्योरीज दी गई, एक थीम ने दी, एक दी ड्यूपिट ने, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट इज योर ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्विफर, ठीक है। ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्विफर, ठीक है। ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्विफर, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या कि सबसे पहले जो आपका डिस्चार्ज आपको यील्ड दिया गया, उसने किसने दिया? थीम ने, ठीक है। अब थीम ने क्या किया, एक आपका वेल लिया, जो ये मेजर ट्यूबवेल है ये लिया, और ड्रॉ डाउन के हिसाब से उसने क्या किया, आपका डिस्चार्ज आपने क्या दिया, इसने क्या दिया? यील्ड दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थीम, according to Thiems theory, your yield of a tubewell is pi k h square minus h square upon 2.303 log 10 upon r by r, ठीक है। 2 पाई q इज इक्वल टू पाई के h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2.303 log 10 आता है यार। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट इज h? h इज द हाइट ऑफ योर वाटर टेबल। ये देखो ये आ गया h। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल कितनी है? दैट इज h। स्मॉल h आ गया, स्मॉल h इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन द ट्यूबवेल आफ्टर ड्रॉडाउन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं h is the depth of water table, and small h is the depth of water
in tube well after after drawdown और small r आ गया radius of well, small r is radius of well and capital R is radius of influence. Capital R is radius of influence. बस यही गलती करी इसने थीम्स ने, जिसने रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कंसीडर किया। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता सर तो इसीलिए हाँ जी सर के क्या है? बोलो। सर के क्या है? के है आपका, के इज योर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। K is your coefficient of permeability. Coefficient of permeability. ठीक है, चलो तो थीम्स की थ्योरी में जो मेजर ड्रॉबैक था, that was your capital R, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। क्योंकि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होती, तो इसीलिए जो थीम्स थ्योरी से जो हमें यील्ड मिलता है दैट इज आल्सो नॉट एक्यूरेट। तो थीम थ्योरी से हमें जो हमें डिस्चार्ज यील्ड मिलता है दैट इज आल्सो नॉट एक्यूरेट। ठीक है ना। तो बेसिकली अब आर निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। आर निकालने के जो हमारा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला दैट इज योर शिडार्ट्स फॉर्मूला, SICHARDT, शिडार्ट फॉर्मूला। ये कहता है योर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस R is equal to 3000 S under root K, 3000 S under root K। ठीक है, S समझते हैं क्या? S is your drawdown, K is your coefficient of permeability। ठीक है, तो R यहाँ से निकाला और इस R को यूज कर लिया फॉर्मूले में, तो वहां से हमें क्या मिल गया? यील्ड। ठीक है, पर ध्यान रखना जो आपका थीम्स थ्योरी है it does not give your accurate result। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको इंप्रूव करने के लिए सेकंड थ्योरी आई, दैट इज योर ड्यूपिट्स थ्योरी। दैट इज योर ड्यूपिट ने एक थ्योरी दी। उसने क्या किया? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के बजाय उसने क्या किया? दो जो आपका मेन ट्यूबवेल है, एक तो ये आ गया मेन ट्यूबवेल जिसकी हम बात करें, जिसका हमें यील्ड निकालना है। उसने क्या किया? उसके साथ दो ऑब्जर्वेशन वेल्स भी बनाए। ये लिखा ना, ऑब्जर्वेशन वेल्स। उसने क्या किया? दो ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाए और उसमें क्या किया? उसने ड्रॉ डाउन की वैल्यू चेक करी। उसने क्या किया? दो ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाए और उसमें क्या किया? उसने ड्रॉ डाउन की वैल्यू चेक करी कि जब मैं मेन ट्यूबवेल में से वाटर निकाल रहा हूँ, जब मैं इसमें से मेन ट्यूबवेल में से वाटर बाहर निकाल रहा हूँ, तो इन दोनों वेल्स में कितना ड्रॉ डाउन हो रहा है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका जोन रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा या फिर ये कोन ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा, उसके हिसाब से इसमें भी ड्रॉ डाउन होगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली ड्यूपिट ने क्या किया? उसने अपना फॉर्मूला दिया डिस्चार्ज का, उसने अपनी यील्ड का फॉर्मूला दिया, दैट इज Q is equal to pi K H1 square minus H square upon 2.303 log 10 upon R1 by R। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये
R1 क्या है? R1 is the radius of, ये देखो R1 is the ध्यान से देखना, ये क्या आ गया? R1 देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, Distance. this is your Distance from R1, center. distance of center of first observation well Center from the center of your test well, इसे हम बोलते हैं टेस्ट वेल, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, दिस इज योर टेस्ट वेल, ठीक है। ये आ गया R1, एक फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया पाई के इनटू h2 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर upon 2.303 log 10 upon R2 upon R. R2 by R, right? h2 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और एक और तीसरा फॉर्मूला भी इसका हम यूज कर सकते हैं, दैट इज पाई के h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर अपॉन 2.303 log 10 अपॉन R2 R1, राइट? ये आ गया। देखो ड्यूपिट्स ने रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का कोई यूज नहीं किया, क्योंकि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये बेसिकली उसकी एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए उसने क्या किया, ड्यूपिट ने क्या किया, दो ऑब्जर्वेशन वेल ले लिए। उसने क्या किया, अपनी टेस्ट वेल के साथ। सर ये जो सेकंड फार्मूला लिखाया आपने, बोलो सेकंड फार्मूला लिखा है सर जो आपने, इसमें डिवाइडेड बाय R2 बाय R नहीं आएगा? ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया ना दोनों का एक साथ मिला के। कौन सा सेकंड फार्मूला? R2 बाय R ही तो लिखा है, और क्या लिखा है सर? डिवाइडेड बाय नहीं आएगा 2.303 log 10? हाँ 2.3 log 10, ये R2 ये बाय R यही तो लिखा है। सर ये होल डिवाइड की बात कर रहे हैं, 2.3। तो ये नीचे वाले की बात कर रहे थे, थर्ड वाला। ओके सर, ठीक, क्लियर। उसमें R2, क्या करते हो, सोए हुए हो गए क्लास में? ठीक है, चलो। ड्यूपिट ने क्या किया, ठीक है, ड्यूपिट ने क्या किया, आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया, तो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू योर थीम्स थ्योरी, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, फॉर ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्यूफर। सेकंड आता है फॉर ट्यूबवेल्स, सेकंड इज फॉर ट्यूबवेल्स इन confined aquifers, in confined aquifer, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा एक इम्परवियस लेयर है, वैसे हमारी एक और इम्परवियस लेयर आ जाएगी। लेट सपोज ये आ गई आपकी एक और इम्परवियस लेयर, ठीक है। लेट सपोज दिस इज योर इम्परवियस लेयर, दिस इज वन मोर इम्परवियस लेयर, ठीक है। ये आ गई इम्परवियस लेयर। तो लेट सपोज इसकी जो डेप्थ है, जो आपकी कन्फाइंड एक्वीफर की जो डेप्थ है, लेट सपोज इट इज D, it is capital D। अब आप जो वाटर ड्रॉ कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो, कन्फाइंड एक्वीफर से। अब ड्रॉ कर रहे हो कन्फाइंड एक्वीफर से, तो इस केस में पहली बात करेंगे थीम्स थ्योरी की। तो सेम फॉर्मूले हैं, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूले, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। थीम्स थ्योरी ये अभी भी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस को लेके चल रहा है, तो इस केस में जो आपका Q आएगा एज अ यील्ड, इट इज इक्वल टू 2 पाई के, पहले क्या था, सिर्फ पाई के था, अब आ जाएगा 2 पाई के इंटू डी अपॉन इंटू H
कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 2.303 log 10 upon into r by r राइट ये आ गया फॉर कन्फाइंड एक्टिव। अनकन्फाइंड के लिए क्या था? अनकन्फाइंड के लिए था ये पाई के h1 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, नहीं सॉरी दिस इज फॉर ड्यूपिट्स थ्योरी। ये क्या था? पाई के कैपिटल H स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2.303 log 10 r by r। सिर्फ अब आपका कन्फाइंड क्या? पाई के साथ 2 और d भी लग गया और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बस बाकी एग्जैक्ट सेम फार्मूला है, वैसे हम बात करें ड्यूपिट्स की, ड्यूपिट्स थ्योरी की, इसमें भी आपका सेम एग्जैक्टली सेम फार्मूला आएगा। Q इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई के डी क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2 माइनस H स्क्वायर नहीं आएगा, H2 माइनस H अपॉन 2.303 log 10 अपॉन R2 by R या फिर 2 पाई के डी H1 माइनस H अपॉन 2.303 log 10 R1 by R या फिर 2 पाई के डी H2 माइनस H1 अपॉन 2.303 log 10 R2 by R1। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपका यील्ड का आपको इसमें से क्या मिल जाएगा? आपका यील्ड मिल जाएगा फ्रॉम अ ट्यूब वेल इन कन्फाइंड एक्विफर, ठीक है। देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले, बस एक में 2 और d ऐड हो रहा है, स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले, ठीक है। तो जनरली ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल तो इसमें लगता नहीं आएगा, पर हाँ करेक्ट फॉर्म पूछ सकते हैं फॉर्मूले की, कौन सा मेथड ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। इसके अलावा एक कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने जो एनालिसिस किया है। बोलो तो ड्यूपिट्स में 3 फार्मूले हैं, तो तीनों का पूछा जा सकता है। हाँ देखो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 वेल्स हैं। जो हमारा ड्यूपिट्स एनालिसिस है उसमें हमारे पास 3 वेल हैं। एक तो ये आ गया, दिस इज योर टेस्ट वेल जिसका हम यील्ड निकाल रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स हैं, एक ये और एक ये। क्लियर है ये चीज? देखो ये H2 ये आ गया, H2 ये आ गया, H1 और ये आ गया H, ठीक है। यही चीजें यूज करके हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली आपको सेम आंसर मिलेगा। आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बेसिकली ड्यूपिट ने क्या किया? टेस्ट वेल से डिस्चार्ज निकाला और देखा कि ऑब्जर्वेशन वेल्स में ड्रॉडाउन कितना हुआ। उसने देखा ऑब्जर्वेशन वेल्स में ड्रॉडाउन कितना हुआ, तो अकॉर्डिंगली उसने क्या किया? अपना फॉर्मूला डिराइव किया। जबकि थीम्स ने क्या लिया था? थीम ने रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस किया था। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? बेसिकली रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वो पॉइंट है जहां पे आपका ड्रॉडाउन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, राइट। ध्यान से सुनना ये चीज। यहाँ पे आपका जहां पे आपकी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये इधर इस पॉइंट पे आपका ड्रॉडाउन क्या हो गया? 0 हो गया। ड्रॉडाउन 0 हो गया है, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है। इसकी हाँ इसमें यार ड्यूपिट्स में ना कोई 4 असम्पशंस हैं, वो लिख लो तो फिर बस क्लास खत्म करते हैं। असम्पशंस ऑफ ड्यूपिट्स थ्योरी,
ठीक है, ये स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया नहीं, ठीक है, ये लिख लो पहले, assumptions of Dupit's theory, ठीक है। पहली assumption है Dupit's की, ठीक है, Dupit's की पहली assumption है, first is medium is assumed to be medium is assumed to be homogeneous, isotropic and infinite. Medium is assumed to be homogeneous, isotropic and infinite. Second लिखो, flow is assumed to be radial, horizontal and laminar in the vicinity of the well, and laminar in the vicinity of the well. Third लिखो, permeability of the medium, Sir, in the Vicinity. of the in the vicinity, VICINITY, vicinity of the well. और last लिखो, permeability of the medium is assumed to be uniform. Permeability of the medium is assumed to be uniform throughout the flow area. Flow area. ठीक है, लिख लिया सबने? सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपने स्क्रीनशॉट नीचे करना, इसका या नीचे? इसी का ये तो ले लिया नीचे वाला। सर ड्यूपिट्स में है क्या सारी? ये लास्ट नहीं, हाँ, ये स्टार्टिंग Dupit's से की है। लेके लास्ट तक, ये जो 2 पेज हैं सर लास्ट वाले पे। Sir, throughout the flow area. एक सेकंड रुकना, 1 मिनट, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना। ये थीम, ये ड्यूपिट, ये ना, ये एक्चुअली कन्फाइंड में मैंने उल्टा लिख दिया। ये जो थीम लिखा है ना, ये बेसिकली ड्यूपिट है, क्योंकि ड्यूपिट ने रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस यूज किया ना। तो दिस इज योर ड्यूपिट थ्योरी, and this is your themes theory. अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? राइट? ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इतना रखते हैं। कल स्टार्ट करते हैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की एक। हाँ बोलो सर। जो एक्टिव आ रहा है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था सर, उसकी डायग्राम देखिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, वही स्टार्टिंग से। ये है सर। ठीक है, तो कल वेल्स भी दिखा देना सर, वेल्स भी फ्लूइड दिखा मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की सर कल मॉर्निंग में लेंगे या इवनिंग में लेंगे? थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा सा नीचे। नहीं सर, ऊपर से ही, ऊपर इससे ज्यादा नीचे नहीं होगा सर, ऊपर इसी का एक्टिफायर का ही थोड़ा सा नीचे। कन्फाइंड एक्टिफायर हमारा कौन सा था? सर एक्टिफायर वेल्स तो लिखा हुआ है सर।